हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो बाल विकास का आपका ब्रांच है उसके पेपर 1 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव विकास का उच्चतर अध्ययन। ठीक है। तो इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, यानी कि जो पेपर 1 है इसका पेपर आप लोगों का 12 मार्च को होने वाला है। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टाइम टेबल आप सभी लोगों ने देखा है, चैनल पर उपलब्ध है आपके टाइम टेबल। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं कि आपका पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक खत्म होगा। ओके। तो इसके बारे में देखिए आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोगों के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो जो क्वेश्चन है वो आपकी सेवानिवृत्ति के बारे में है। जैसा कि बहुत लोगों ने क्वेश्चंस भी यानी कि कमेंट भी किया था हमें कि मैम सेवानिवृत्ति के बारे में एक क्लास करा दीजिए। तो हमने भी सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को सेवानिवृत्ति के बारे में क्लास करा देते हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना। ओके। ताकि देखिए कोई भी जो भी यानी कि नोटिफिकेशन रहता है हम आप सभी लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। यानी कि जो भी हमारे कुछ भी न्यूज़ होते हैं इंपॉर्टेंट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले हम आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से देते हैं, फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। ठीक है। तो सभी लोग यानी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न विद अल्पना, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह कुछ रहता है इंपॉर्टेंट वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही देते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो हम आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि यानी कि जो सेवानिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हमसे पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तबीयत अभी भी थोड़ी सी डाउन है। ठीक है। तो हम लोग आराम आराम से करेंगे। देखिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो सेवानिवृत्ति है उससे आप क्या समझती हैं। ठीक है। यानी कि जो सेवानिवृत्ति होता है उससे आप क्या समझती हैं, और सेवानिवृत्त होने पर समायोजन को प्रभावित करने वाली स्थितियों को लिखिए। हम लोग इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। यानी कि जब सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति हो जाता है तो उस पर समायोजन को प्रभावित यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद जो समायोजन को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती है। या फिर इसी क्वेश्चंस को आपको यानी कि आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि औपचारिक कार्यों से निवृत्त क्या है, पूर्व सेवानिवृत्त एवं सॉरी यहाँ पर ये अथवा नहीं रहेगा। ठीक है। पूर्व सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त के लिए अपने अवकाश काल की तैयारियों का वर्णन कीजिए। यानी कि औपचारिक कार्यों से सेवानिवृत्त। हालांकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड यानी कि गवर्नमेंटेड जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको औपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति करना होता है। ठीक है। तो आपको पूर्व सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त के लिए जो अपने अवकाश काल की तैयारी करना होता है वो किस प्रकार से करना होता है इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है। या फिर समायोजन को कैसे प्रभावित किया जाता है, ये ऊपर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा है, इसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। केवल क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। बाकी मतलब दोनों का एक ही है। इसके बाद देखिए अथवा या फिर इसी क्वेश्चन को एक तरीके से आपसे और पूछ सकता है कि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है कि सेवानिवृत्ति शब्द से आप क्या समझती हैं, सेवानिवृत्ति के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। या फिर आप इसको इसके गुण कह लीजिए, इसके दोष कह लीजिए, या फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कह लीजिए। ठीक है। या फिर जो आपके कार्यनिवृत्ति से समायोजन के लिंग भेद होते हैं। ठीक है। यानी कि नकारात्मक पहलुओं इसके बारे में। तो सबका मतलब देखिए कंक्लूजन आप लोग जब निकालेंगे तो सबका मतलब एक ही आएगा। ठीक है। उसके अंतर्गत आप लोग को एक ही चीज़ लिखना है, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि सेवानिवृत्ति से क्या समझते हैं, या फिर सेवानिवृत्ति शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है। या फिर सेवानिवृत्ति क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर आंसर है कि श्वार्टज ने जैसा कार्यनिवृत्ति के बारे में कहा है, यह जीवन की एक शैली की समाप्ति हो सकती है, या फिर यानी कि अथवा जीवन की नई शैली के लिए संक्रांति काल हो सकती है। ठीक है।
कार्यनिवृत्ति अथवा अवकाश ग्रहण करने का तात्पर्य यह भी है कि भूमिकाओं में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन तथा मूल्यों में परिवर्तन एवं एक व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण शैली में परिवर्तन का हो जाना, ये आपका क्या होता है, सेवानिवृत्ति होता है। ठीक है, और किसके अनुसार है फ्रेंड्स, ये आपके श्वार्टज ने कहा है। ठीक है, श्वार्टज जो है वो आपके एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए आप लोगों ने ये समझ लिया कि जो स्वार्टज है उनको यानी कि वो क्या कहते हैं, कार्यनिवृत्ति या फिर सेवानिवृत्ति के बारे में उनका कहना है कि यह जीवन की एक शैली की समाप्ति हो सकती है, यानी कि आपकी जो जीवन है उसकी एक शैली की समाप्ति हो सकती है, या फिर जीवन की नई शैली के लिए संक्रांति काल हो सकती है। ठीक है, कार्यनिवृत्ति अथवा अवकाश ग्रहण करने का तात्पर्य ये होता है कि भूमिकाओं में, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपकी भूमिका है उसमें परिवर्तन, आपके रुचियों में परिवर्तन हो सकता है, मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण शैली में ही परिवर्तन का हो जाना ही क्या कहलाता है, सेवानिवृत्ति या फिर कार्यनिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को जान लीजिए कि 2 नंबर के यदि क्वेश्चन पूछ देते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, कि सेवानिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बशर्ते क्या है कि जो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, जिस प्रकार से लिखा गया है ऐसे ही यदि आप लोग लिखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग श्वार्टज के अनुसार सेवानिवृत्ति शब्द का आशय। ठीक है, ये हेडिंग डाल करके आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि ऐसे लिखते हैं तो आप लोग को 2 नंबर पूरा 100+ है कि मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या है। अभी भी गले में खराश है थोड़ी सी। आगे है कि कम आयु वालों को जिनकी दिनचर्या में प्रायः कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की बहुत भरमार रहती है, पूरी या आधी कार्यनिवृत्ति अथवा सेवानिवृत्ति जिंदगी का स्वर्णिम काल लगता है। यानी कि जो कम आयु वाले जिनकी दिनचर्या में प्रायः कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, ठीक है, पूरी या फिर आधी कार्यनिवृत्ति जो होती है या फिर इसको सेवानिवृत्ति जो होती है वो जिंदगी का स्वर्णिम काल होता है उनके लिए, जो लोग कम आयु वाले होते हैं। ठीक है, आगे है कि मध्य वय तक आते आते व्यक्ति इसलिए कि उसे बल तथा शक्ति के धीरे धीरे कम होते जाने का काम यानी कि जो बोझ होता है ठीक है, यहाँ पर बोझ होगा, यहाँ पर ठीक है, सही है, बोझ जो होता है वो अधिक भारी लगने लगता है। यानी कि जब व्यक्ति मध्य वय में, ठीक है, जब व्यक्ति आपका 40 से लेकर के 60 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है मध्य वय में, तो वो धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगता है कि हमारी जो बल है, जो हमारी शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और जो काम का बोझ है वो अधिक उनको लगने लगता है। ठीक है, ये सही बात है। आगे है कि बल्कि इसलिए भी कम आयु वाले के साथ प्रतियोगिता में वह स्वयं को पिछड़ता हुआ महसूस करता है। अपनी नौकरी या व्यवसाय से संबंधित उसे जो कार्य करने होते हैं या फिर जो काम करने होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उससे अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, किंतु कार्य पर आने और वापस जाने में उसे अपने पहले से अधिक थकावट आती है। यानी कि जो मध्य वय वाले व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच होते हैं, वो उनको लगता है कि जो नए उम्र के उनके साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर जो लोग व्यवसाय से संबंधित है, वो उनसे अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, उनको अपने कार्य में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और देखिए उनके लिए ये अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, किंतु लेकिन देखिए जो कार्य होता है, ठीक है, उस पर आने और वापस जाने में उसे अब पहले से अधिक थकावट होती है। व्यक्ति धीरे-धीरे मध्य वय में वो प्रौढ़ावस्था, यानी कि मध्य प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पहुँच जाता है, तो उसको थकावट जो होती है वो पहले से ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जो उसकी बल और जो उसकी शारीरिक शक्ति होती है वो धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। ये हम आप लोग को कल ही बताए थे। ठीक है? इसलिए उसे क्या होती है, थकावट आने लगती है। आगे है आगे यहाँ पर कि तथा अब वह ऐसे कार्य एवं शौक पूरा करना चाहता है जिनके लिए उसे अब तक समय नहीं मिला, इसलिए वह कार्यनिवृत्त के समय की आशा करने के साथ प्रतीक्षा करता है। यानी कि जब वह मध्य प्रौढ़ावस्था यानी कि 40 से 60 वर्ष की आयु में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तो वो धीरे धीरे यानी कि ऐसा कार्य करना या फिर शौक पूरे करना चाहता है जिनके लिए अब तक उसे समय ही नहीं मिला, या फिर वो ऐसा जो कार्य नहीं कर सका होता है, उसको वो सब कार्य करना अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए वो कार्यनिवृत्ति के समय आशा के साथ प्रतीक्षा करता है ताकि वह प्रतियोगिता के क्षेत्र में निकल सके और कम आयु वाले कर्मियों के साथ कदम मिलाकर चलने की व्याकुलताओं तथा तनाव से वो मुक्त हो पा सके। ठीक है, यानी कि मुक्ति पा सके, इसलिए वो अपने सेवानिवृत्ति का प्रतीक्षा करता रहता है। ठीक है,
और जो उसके बाकी के सपने होते हैं, जो उसके शौक होते हैं, वो पूरा करना चाहता है सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग एक पॉइंट डाल सकते हैं हेडिंग, ठीक है, कि कार्यनिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ, यानी कि जो कार्यनिवृत्ति से यानी कि जो सेवानिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली जो जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसको हम लोग अब यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे। आपके क्वेश्चन में भी ये यानी कि पूछा गया था, ठीक है, कि कार्यनिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी स्थितियाँ हैं या फिर कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे कि कुछ परिस्थितियाँ कार्यनिवृत्ति से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है, और जबकि कुछ अन्य परिस्थितियां इसके विपरीत संघर्ष करने को मजबूर कर देती हैं। कर्मचारी की कार्यनिवृत्ति के प्रति अभिवृत्ति के समायोजन पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है और ये परिस्थितियां जो है वो निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि जो कार्यनिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कौन सी स्थितियां हैं जो कि कार्यनिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो इच्छा से कार्यनिवृत्ति होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से समायोजन हो जाते हैं, जिन्हें कार्यनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है, खास तौर से तब जब वे कार्य निरंतर करना चाहते हैं। यानी कि देखिए एक पॉइंट ये है कि जो ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कि अपनी इच्छा से खुद कार्यनिवृत्ति होना चाहते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं उस कार्य से, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो कि अधिक अच्छी तरह से समायोजन हो जाते हैं। यानी कि जो लोग खुद से यानी कि रिटायरमेंट चाहते हैं वो समाज में, ठीक है, यानी कि समायोजन में अच्छी प्रकार से वो समायोजन कर सकते हैं किसी भी स्थितियों में। लेकिन जिन्हें कार्यनिवृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है, यानी कि जिनको जबरदस्ती रिटायरमेंट का दे दिया जाता है, यानी कि रिटायरमेंट दे दी जाती है, वो खास तौर से जब वो कार्य निरंतर करना चाहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है वो अभी भी कार्य करना चाहता है लेकिन ज़बरदस्ती उसको क्या कि रिटायर कर दिया जाता है। आप सभी लोगों को हमने पहले भी पढ़ा चुका है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग यानी कि बलपूर्वक और शारीरिक मानसिक रूप से क्षति यानी कि उनमें हास नहीं आती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी उनके अंदर हास देखने को यानी कि गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति तो समायोजन कर लेते हैं क्योंकि भाई ये तो अपनी इच्छा से ही कार्यनिवृत्ति यानी कि रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रिटायर नहीं होना चाहते हैं, उनको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है मजबूर करके, तो वो लोग क्या है कि समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है कार्यनिवृत्ति के समय जब सॉरी कार्यनिवृत्ति के समय यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है तो यह स्थिति समायोजन की कठिनाइयों को दूर कर देती है, जबकि अच्छा स्वास्थ्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट है आपका जो प्रभावित करता है सेवानिवृत्ति वालों को समायोजन में, कि जो कार्यनिवृत्ति के समय यदि कोई व्यक्ति होता है उसका स्वास्थ्य खराब रहता है तो यह स्थिति समायोजन की कठिनाइयों को दूर कर देती है। यानी कि उसकी जब स्थिति ही खराब है, ठीक है, तो जो समायोजन की कठिनाई होती है उसको दूर कर देती है। जबकि लेकिन जब अच्छा स्वास्थ्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि जब जो आपका स्वास्थ्य है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है, तब क्या होता है समायोजन की कठिनाइयों को वो दूर कर देता है, जो आपकी सेवानिवृत्ति कार्यनिवृत्ति या फिर रिटायरमेंट होता है। ओके, तो 2 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है आपका कि कार्यनिवृत्ति से पूर्व परामर्श एवं योजना समायोजन करने में सहायक होते हैं। यानी कि कार्यनिवृत्ति से पूर्व जो परामर्श एवं योजना समायोजन होता है वो करने में सहायक होते हैं, यानी कि जो रिटायरमेंट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट आपको प्रभावित करती हैं, ठीक है, यानी कि कार्यनिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं, 3 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसको हम लोग पॉइंट वाइज ही रखेंगे, इसमें हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगला है आपका चौथा कि वे कर्मचारी जिन्होंने स्थापना क्रियाकलाप में रुचि विकसित कर ली है तथा ये क्रियाएं उनके लिए उपयोगी हैं एवं उन्हें उतना ही संतोष प्रदान करती है जितना पूर्व में उनकी नौकरी करती थी, ऐसे लोगों को संवेगात्मक समस्याएं नहीं होती है एवं इन्हें कार्यनिवृत्ति से समायोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसके विपरीत ऐसे वृद्ध जिन्होंने स्थापन क्रियाकलापों के प्रति रुचि नहीं दिखाई कार्यनिवृत्ति से समायोजन करने में कठिनाई का सामना करते हैं। यानी कि जो कर्मचारी जिन्होंने स्थापना क्रियाकलाप में रुचि विकसित करके यानी कि जो रुचि जो है कि वो विकसित कर लिया है
ठीक है? या फिर ये क्रियाएँ उनके लिए उपयोगी है एवं वो उतना ही संतोष प्रदान करती है जितना पूर्व में उनकी नौकरी करती थी। यानी कि जब उनकी नौकरी लगी थी, ठीक है? तो वो संतोष प्रदान करते थे, उसके बाद भी क जब कार्य निवृत्त हो गए तब भी वो उतना ही संतोष प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए संवेगात्मक समस्याएँ नहीं होती, यानी कि वो मेंटली क्या होते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है? और इनको कार्य निवृत्ति से समायोजन करने की जो आवश्यकता होती है वो नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए जो इसके विपरीत होते हैं, यानी कि जो वृद्ध जिन्होंने स्थापन्न क्रियाकलापों के प्रति रुचि नहीं दिखाई है, कार्य निवृत्ति से समायोजन करने में इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे अपने पांचवें पॉइंट में। पांचवा पॉइंट है आपका कि बुजुर्ग लोगों को कार्य निवृत्ति से समायोजन करने में सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात व्यक्ति के सामाजिक संपर्क जितने अधिक होंगे वह कार्य निवृत्ति के होने के पश्चात अच्छा समायोजन कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होने लगता है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा कोई बैठता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जिन बुजुर्गों की जो कार्य निवृत्ति से समायोजन करने में जो सामाजिक संपर्क होता है, ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति के सामाजिक संपर्क होते हैं वो जितने ही ज़्यादा यानी कि होंगे, कार्य निवृत्ति के पश्चात उनको अच्छा समायोजन वो कर सकेंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। वो लोगों को जानते रहेंगे तो अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे समाज में खुद को, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सामाजिक संपर्क होता है ये होना बहुत ही ज़रूरी होता है यानी कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। छठवां पॉइंट है आपका कि कार्य निवृत्ति के पश्चात व्यक्ति की जीवन शैली में जितना ही कम परिवर्तन होगा, समायोजन उतना ही बेहतर होगा। यानी कि जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद जो व्यक्ति की जीवन शैली होती है उसमें जितना कम परिवर्तन होगा उतना अच्छा आप समायोजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ठीक है, एक अच्छी आर्थिक स्थिति जिससे जीवन आरामदायक ढंग से जीना तथा मनोरंजन मौज मजाक करना संभव हो पाता है, कार्य निवृत्ति से समायोजन को अच्छा बना देता है। यानी कि एक अच्छी जो आर्थिक स्थिति होती है, यदि आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ठीक है, जिससे कि आपके जीवन में आरामदायक ढंग से जीना तथा मनोरंजन मौज मजा करना संभव हो पाता है, तो उससे जो कार्य निवृत्ति होता है उसमें समायोजन वो यानी कि जो कार्य निवृत्ति होता है उससे समायोजन को अच्छा बना देता है, ठीक है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो समायोजन करना ठीक नहीं होता, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो जॉब होता है उसी के सहारे परिवार पूरा टिका होता है, ठीक है। जब यदि परिवार में आपके कोई और कमाने वाला रहेगा, ठीक है, तो आप सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाएँगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आर्थिक स्थिति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो आपके घर में खुशहाली रहेगी, जीवन आप लोग अच्छे ढंग से जी सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये भी आपको प्रभावित करती है। 8वां पॉइंट है आपका कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन यदि सुखी है तो कार्य निवृत्ति से समायोजन अच्छा रहता है। इसके विपरीत परिस्थिति समायोजन से संघर्ष उत्पन्न कर देती है। देखिए यानी कि जिन व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन होती है यदि वो सुखी होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद भी समायोजन उनका अच्छा रहता है। और इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी नहीं होता है तो रिटायरमेंट के बाद वो समायोजन क्या होता है, अच्छा नहीं होता, उसके समायोजन में संघर्ष उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो यानी कि जो वैवाहिक जीवन है ये भी आप लोगों को एक प्रकार से यानी कि जो आप लोगों को सेवानिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां हैं वो आपका वैवाहिक जीवन भी है, ठीक है। 8 पॉइंट कंप्लीट होता है। 9वां पॉइंट है आप लोगों का कि इसमें आप लोग के 12 पॉइंट है, ठीक है। अभी हम लोग 9वां पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य सॉरी ठीक है, जो व्यक्ति अपने कार्य में जितना अधिक रुचि लेते हैं एवं कार्य को पसंद करते हैं उनका कार्य निवृत्ति के प्रति समायोजन उतना ही खराब या बुरा होता है। कार्य संतुष्टि तथा कार्य निवृत्ति से संतुष्टि के मध्य प्रतिलोम सह संबंध पाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने कार्य में जितना ही अधिक रुचि लेगा, ठीक है, वो अपने कार्य को उतनी ही अच्छी तरीके से कर लेगा और उनका जो सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायरमेंट होता है उसके प्रति समायोजन उतना ही अच्छा या फिर बुरा भी हो सकता है, ठीक है। और जो कार्य संतुष्टि होती है यानी कि कार्य करने के बाद जो आपको संतुष्टि होती है तथा जो कार्य निवृत्ति से संतुष्टि होती है, ठीक है, कार्य निवृत्ति और
कार्य संतुष्टि, इन दोनों में थोड़ा-सा अंतर होता है, ठीक है? इसके मध्य जो प्रतिलोम होता है वो उसमें सहसंबंध पाया जाता है। उसके मध्य जो प्रतिलोम होते हैं उसमें सहसंबंध पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने काम को ज़्यादा रुचिगत तरीके से करें, ठीक है? कार्य को पसंद करिए, अपने कार्य को, यानी कि जो भी आप लोगों को कार्य मिला है, जिस क्षेत्र में भी, जिस फ़ील्ड में है, उस कार्य को अपनी रुचिपूर्ण तरीके से करिए, ताकि आगे चल के आप लोगों को ज़्यादा उसमें एडजस्ट ना करना पड़े, यानी कि समायोजन अच्छी प्रकार, यानी कि जो समायोजन होता है वो बुरा प्रभाव ना पड़े, उसका अच्छा प्रभाव पड़े, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना कि समायोजन उतना ही खराब या बुरा हो सकता है, तो आप लोग इस प्रकार से अपने कार्य को कर सकते हैं कि आपका जो समायोजन है उतना ही अच्छा हो, ठीक है? खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर खराब या फिर बुरा होता है, इसके बारे में लिखा गया है। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति का आवास स्थान कार्य निवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करती है, यानी कि जो व्यक्ति का आवास होता है, यानी कि जो उसका स्थान होता है, रहने का घर होता है, वो कार्य निवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करता है, ठीक है? यानी कि आवास स्थान। जहाँ वृद्धों के लिए क्रियाकलाप तथा संग स्थान अधिक होगा, वहाँ कार्यनिवृत्ति को समायोजन ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ व्यक्ति अकेलापन महसूस करेगा, वहाँ समायोजन नहीं हो सकेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोगों का घर ज़्यादा आउट एरिया में है, ठीक है? तो वहाँ पर जो आपके घर के वृद्ध लोग होंगे, जैसे कि हालाँकि आपके दादाजी लोग होंगे, ठीक है? तो अपने समय में वो लोग कहाँ-कहाँ जाते रहे होंगे, ठीक है? यदि आपका उनका घर मार्केट एरिया में है, तो बाहर निकल जाएँगे तो 4-10 लोगों से उनको मिलना-जुलना होगा डेली का डेली, तो उसमें उनको समायोजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि आउट एरिया में है, तो कोई मिलेगा ही नहीं, उनको अकेलापन काफ़ी महसूस होने लगेगा, ठीक है? जिस प्रकार से उनको समायोजन में दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है? तो आवास स्थान भी बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छी जगह पर हो, ठीक है? चलिए 10 पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। 11वां पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया है। सॉरी, गले में कुछ ज़्यादा ही खराश है। अगला पॉइंट है आपका कि व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की उसके कार्यनिवृत्ति होने के प्रति कैसी अभिवृत्तियां हैं, इस बात का गहरा प्रभाव उस व्यक्ति की कार्यनिवृत्ति के प्रति अभिवृत्ति पर पड़ता है। यह विशेषकर उसके जीवन साथी की अभिवृत्ति के संबंध में अधिक सत्य है। यदि परिवार के सदस्यों की धनात्मक अभिवृत्तियां होंगी, तो उसे समायोजन करना आसान रहेगा। देखिए, जो व्यक्ति का जो परिवार होता है, उसके सदस्य का जो रिटायरमेंट होने की जो प्रति उसकी अभिवृत्तियाँ होती है, ठीक है? यानी कि जो अभिवृत्तियाँ होती है, जैसी भी उसकी थिंकिंग होती है, जो भी उसकी सोच होती है, वो इस बात का गहरा प्रभाव उस व्यक्ति की कार्यनिवृत्ति के प्रति भी अभिवृत्ति पर पड़ता है कि यह विशेषकर उसके जीवन साथी की अभिवृत्ति के संबंध में अधिक सत्य है, ठीक है? यदि परिवार के सदस्यों की जो धनात्मक अभिवृत्तियाँ होंगी, तो उसे समायोजन करना आसान होगा। यानी कि हर जगह देखिए, जहाँ पर पॉजिटिविटी पाई जाती है, वहाँ पर आपको समायोजन करना आसान होता है, लेकिन जहाँ पर आपको निगेटिविटी रहेगी, वहाँ पर आप लोग एडजस्ट नहीं करें। जैसे हालाँकि कोई लोग क्या होता है कि कोई बोलता सही है, लेकिन सबकी थिंकिंग अलग-अलग होती है, सबकी सोचने की प्रक्रिया जो होती है वो अलग-अलग होती है। कुछ लोग होते हैं उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं। यदि आप लोग पॉजिटिव बेस में लेंगे, तो आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप लोग उसी बात को नेगेटिव रूप में लेते हैं, तो आप लोगों को आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगी। ये अभी भी आप लोग अपने लिए भी अपना सकते हैं, ठीक है? हालाँकि मम्मी लोगों ने कुछ कहा, पापा लोगों ने कुछ कहा, तो उसको आप लोग को तो पहले आँख बंद करके बात मान लेना चाहिए, क्योंकि माता-पिता जो होते हैं, वो हमेशा ही अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलने की सीख देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे कि उनको नेगेटिविटी के रूप में ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन हालाँकि कुछ माता-पिता ऐसे हैं, जो लोग सही चीज़ें करने की सलाह भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है? उनको समझदारी उतनी नहीं होती है। तो आप लोग अब पीजी कर रहे हैं, खुद ही इतने समझदार हैं कि किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई एक बार कहे तो आप लोग उसको समझिए, ठीक है? अगला पॉइंट है कि व्यक्ति जितने अधिक उच्च पद पर कार्य करता है और रिटायर होता है, तब समायोजन करना कठिन होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हाई पद यानी कि हाई पद पे कार्य कर रहा है, जब वो रिटायर होता है तो उसको समायोजन करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जब रिटायर हो जाता है तो वहाँ से उसका रहन-सहन जो उठन-बैठन होता है, ठीक है? वो वहाँ से हट जाता है, अपने बिल्कुल आवास पर हो जाता है। और आवास पे क्या होता है, जैसे कोई उच्च पद पे है तो अपने निजी आवास पे तो रहता नहीं है, कहीं बाहर जाकर उसको गवर्नमेंटेड है तो उसको सरकारी आवास मिलते हैं, तो वो कहाँ-कहाँ ज़्यादा रहता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो अपने, यानी कि जो होम टाउन होता है, वहाँ पर चला जाता है, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट करना बहुत ही यानी कि समस्याएँ उसमें उत्पन्न होती है, ठीक है? अगला पॉइंट आप लोग का होगा कार्यनिवृत्ति से समायोजन के लिंग भेद। थोड़ा-सा इसमें हम लोग देख लेंगे कि जो कार्यनिवृत्ति से समायोजन के लिंग भेद होते हैं, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कार्यनिवृत्ति से ज़्यादा अच्छी तरह समायोजन कर पाती हैं। इसके लिए अनेक कारण हैं, यानी कि जो लिंग भेद, यानी कि वो तो ऊपर सबके लिए था, ठीक है?
यानी कि जो लोग यानी कि जो अभी हमने आपको पढ़ाया कार्यनिवृत्ति से समायोजन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ जो थी, वो सबके लिए था, ठीक है। लेकिन देखिए जो कार्यनिवृत्ति से समायोजन के लिए जो लिंग भेद है यानी कि महिलाओं पुरुषों में, ठीक है? तो वो जो महिलाएँ होती हैं फ्रेंड्स, वो अपने जो समायोजन होता है, जो एडजस्ट करने का तरीका है वो होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाती हैं, पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है? पुरुष लोग उतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते जितना कि महिलाएँ कर लेती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है? इसमें 3-4 पॉइंट होंगे, ठीक है? पहला पॉइंट है कि महिलाओं की भूमिका में आमूल परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं सदैव घरेलू भूमिका निभाती हैं, चाहे वे विवाहित हो या फिर अकेली। अपने जीवन के कामकाजी सालों में भी वे अपनी कामकाजी भूमिका के साथ साथ घरेलू कार्य भी पर्याप्त चुस्ती फुर्ती से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखिए पुरुष होते हैं तो वो लोग बाहर बाहर का ही काम करते हैं, लेकिन जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो ज़्यादातर अपना जो टाइम स्पेंड होता है वो अपने घर पर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो बाहर भले ही काम करती हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य करती हैं, उसके साथ-साथ वो अपने घरेलू कार्य भी करती हैं, ठीक है? जो भी उनके घर के कार्य होते हैं, तो इससे उनको ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है समायोजन करने में, ठीक है? पुरुषों की अपेक्षा। तो यहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा अच्छा तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं। सेकंड है पॉइंट कि चूंकि कार्य महिलाओं को कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचाना है, साथ ही सामाजिक सहारा भी देता है, अतः कार्यनिवृत्ति की स्थिति स्त्रियों के लिए कम मानसिक आघात पहुंचाने वाली होती है पुरुषों की तुलना में। यानी कि जब यानी कि महिला का रिटायरमेंट होता है और जो पुरुष का रिटायरमेंट होता है, उनको जो मानसिक रूप से आघात पहुंचने वाली बात होती है, तो वो महिलाओं को काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो पहले से ही हर चीज़ से जुड़ी होती है, हर चीज़ को एडजस्ट करते हुए चलती हैं, ठीक है। आप सभी लोग देखते होंगे कि घर यानी कि कोई भी पुरुष कार्य करता है तो वो केवल बाहर ही ध्यान देता है, घर पे उतना उसका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो वो घर के बाहर को भी ध्यान देती है और घर के अंदर का भी ध्यान देती है, ठीक है। तो उनको जो मानसिक आघात होती है वो पुरुषों को ज़्यादा पहुंचता है। उनको क्या होता है कि मेरा बैठना उठना छूट गया है, ठीक है, बाहर जाना कम हो गया। लेकिन महिलाओं को तो पहले से ही घर में भी रहना है, ठीक है, और वो बाहर नहीं जा रही है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए जो मानसिक तनाव पहुंचता है, मानसिक आघात पहुंचना होता है, वो स्त्रियों को कम होता है पुरुषों की तुलना में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नहीं आएंगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि केवल कुछ ही महिलाएं उच्च अधिकारी पद पर कार्य कर पाती हैं, अतः रिटायर होने के पश्चात वे यह अनुभव नहीं करती कि अचानक ही उनकी प्रतिष्ठा एवं सत्ता चली गई है। बिल्कुल सही बात है। कुछ महिलाएं जो होती हैं जो हाई प्रोफेशनल पद पे होती हैं, ठीक है, यानी कि उच्च अधिकारी पद पर कार्य करती हैं, जब उनका रिटायर होता है तो उसके बाद वो यह अनुभव ही नहीं कर पाती है कि अचानक उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनका जो सत्ता था वो चली गई है, ठीक है। इस प्रकार से उनको थोड़ा-सा समायोजन करने में यहाँ पर दिक्कत आती है, क्योंकि उनका जो प्रतिष्ठा होती है, उनकी जो सत्ता होती है वो उनके हाथ से चली गई होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है आपका। चौथा पॉइंट है कि पुरुषों के कार्यनिवृत्ति के पश्चात संतोष प्रदान करने वाले साधन तैयार नहीं मिलते, जिससे उन्हें अधिक मानसिक आघात पहुंचा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और वे कार्यनिवृत्ति से समायोजन सरलता से नहीं कर पाते। स्त्रियों की तुलना में कार्यनिवृत्ति से समायोजन में जहां लिंग भेद स्पष्ट परिलक्षित होता है, वहीं एक तथ्य और गौर करने योग्य है कि स्त्रियों में भी कार्यनिवृत्ति से समायोजन में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जैसे कि यह देखा गया है कि विवाहित स्त्रियों की तुलना में अविवाहित स्त्रियां समायोजन ठीक ढंग से कर पाती हैं, क्योंकि अविवाहित स्त्रियों के सामाजिक संसाधन अधिक होते हैं और इस प्रकार से वे अपने खाली समय का भी अधिक सदुपयोग कर पाती हैं, ठीक है। साथ ही देखिए ये स्त्रियां परिवार के अतिरिक्त अन्य लोगों के संपर्क में अधिक रहती हैं एवं उन पर अधिक निर्भर भी रहती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें बना यानी कि उन्हें बना बनाया सामाजिक समूह मिल जाता है, जिससे इनका तादात्म्य इन समूहों के व्यक्तिगत के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। अतः ये अवकाश का समय ज़्यादा अच्छी तरह से यानी कि बिता पाती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बात किया गया है महिलाओं के लिए लिंग से संबंधित है, ठीक है। तो यानी कि जो महिलाएं होती हैं जब रिटायरमेंट उनका होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से यानी कि जो समायोजन है, एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाती जितना कि जो अविवाहित महिलाएँ करती। क्योंकि देखिए जो अविवाहित महिलाएँ होती हैं फ्रेंड्स, वो पहले से ही फ्रैंकली घर से बाहर निकलती हैं, ठीक है। जब आप यानी कि जब आप विवाह कर लेते हैं तो वो आप एक बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है। घर परिवार वाले जो कहेंगे आप वही करेंगे, लेकिन आपका विवाह नहीं होता है, ठीक है, और आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी उच्च यानी कि पद पर हैं, तो आपको ज़्यादा रोक-टोक नहीं रहती है। आपका जो सामाजिक संबंध होता है वो ज़्यादातर बने होते हैं एक विवाहित महिला की अपेक्षा, ठीक है। तो उनका जब रिटायरमेंट होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्टमेंट करके चलती हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद थोड़ा-सा देखिए इसका एक कंक्लूजन निकल के आता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा लिख सकते हैं इसके बारे में कि यह एक सॉरी
एक कारण यह भी है कि अविवाहित स्त्रियों पर, यहाँ पर स्त्रियों रहेगा, ठीक है, स्त्रियों पर कार्यनिवृत्ति के पश्चात कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का बोझ नहीं रहता। यानी कि जो एक अविवाहित स्त्री होती है, उसका जब रिटायरमेंट होता है, उसके बाद उसके जो कर्तव्य होते हैं, उसके जो उत्तरदायित्व होते हैं, उसका बोझ नहीं रहता है। जबकि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, उनके अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात भी ऐसे अनेक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें निभाना अभी बाकी है। इसलिए विवाहित स्त्रियां अविवाहित स्त्रियों की तुलना में स्वतंत्रता का अनुभव कम कर पाती हैं एवं कार्यनिवृत्ति से कम समायोजित हो पाती हैं। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर। यानी कि जब बात कही गई है आपकी अविवाहित स्त्रियों पर, जब कार्यनिवृत्ति यानी कि जब उनका रिटायरमेंट होता है, तो उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनके जो उत्तरदायित्व होते हैं, उसका उनको बोझ नहीं होता है। लेकिन जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, उनका जब वो छुट्टी पे भी रहते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, या फिर जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको अनेक कर्तव्य होते हैं, उनके उत्तरदायित्व होते हैं, जिन्हें निभाना उनको अभी बाकी होता है रिटायरमेंट के बाद भी, ठीक है। इसलिए जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, वो अविवाहित स्त्रियों की तुलना में स्वतंत्रता का अनुभव कम कर पाती हैं। जो अविवाहित होंगे, वो बच्चों से दूर रहेंगे, ठीक है, घर परिवार से दूर रहेंगे, तो उनको इस प्रकार का कोई भी उनको उत्तरदायित्व ज़्यादा, कर्तव्य ज़्यादातर नहीं होते हैं। लेकिन जो विवाहित स्त्रियां, उनके ज़्यादा कर्तव्य होते हैं, ज़्यादातर उत्तरदायित्व होते हैं। इसलिए जब उनका कार्यनिवृत्ति भी हो जाता है, तो वो समायोजन थोड़ा सा कम कर पाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो कार्यनिवृत्ति से समायोजन के लिंग भेद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, तो केवल आप लोग को 4 पॉइंट ही डालना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप लोग कर लेंगे, वेरी शॉर्ट में आएगा तब भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या होती है, ज़्यादातर एडजस्ट कर लेती हैं, और विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाएं ज़्यादातर एडजस्ट कर लेती हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग समझना है। यहाँ पर की पॉइंट यही है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादातर अच्छे से समायोजन कर लेती हैं, और महिलाओं में जो विवाहित महिलाएं होती हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा समायोजन अविवाहित महिलाएं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये इसका की पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में सेवानिवृत्ति के बारे में बस इतना ही क्लास करेंगे, और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है वो अभी तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने भी करा नहीं पाया है। हो सकता है मैं कल आप लोग को शॉर्ट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का जो क्लास है वो करा दूँ, ठीक है। वो लगभग देखिए 1-2 घंटे की क्लास रहेंगे, 2 घंटे का तो लगभग मान के चलिएगा, क्योंकि सारे ही आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है कल हम करा देंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में कराएंगे। और आप सभी लोग उसको बार-बार में थोड़ा-थोड़ा करके देखते रहिएगा, क्योंकि छोटा-छोटा क्लास लेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा, एक ही क्लास में हम कंप्लीटली करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, और अपने सभी दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ठीक है, के जरिए अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।